नमस्कार बच्चों, कक्षा 10th में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राओं को आज के इस पाठ 10 यानी प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि साइंस का पार्ट है तीसरा, वो है फिजिक्स। आप सभी परिचित होंगे कि जो फिजिक्स है वो साइंस की जो अपने 10th की जो किताब है उसमें तीसरे नंबर का पार्ट है। यानी आप लोगों को पता होगा कि जो साइंस की अपनी किताब है वो 3 भागों में मुख्य रूप से डिवाइडेड है। और मुख्य रूप से 3 भागों में कौन कौन से भागों में डिवाइडेड है? प्रथम के जो पार्ट है वो पार्ट हमारे केमिस्ट्री के, वो पार्ट है हमारे केमिस्ट्री के। जो पार्ट हम शुरू में पढ़ेंगे वो पार्ट हमारे होंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के बाद में जो अगला पार्ट आता है बच्चों, वो आता है हमारे बायोलॉजी का, बायोलॉजी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में जो तीसरा पार्ट आता है बच्चों, वो तीसरा पार्ट है फिजिक्स। फिजिक्स तीसरा पार्ट आता है फिजिक्स। और एक और पार्ट होता है बच्चों जिसमें 3-4 पार्ट दिए गए हैं जो लास्ट में होते हैं। वो लास्ट में जो पार्ट होते हैं वो आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। साइंस में दिए गए हैं बच्चों, लेकिन जो पार्ट है वो आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। पर्यावरण, अब सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें विज्ञान के बारे में, जो हमारी किताब है उसके बारे में, विज्ञान के जो भी चैप्टर दिए गए हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहला हमारा पार्ट आता है केमिस्ट्री का, जिसे रसायन विज्ञान हम बोलते हैं। रसायन विज्ञान के अंदर बच्चों समीकरण वगैरह ऐसे होती है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा किसमें मिलाते हैं, तत्व वगैरह ऐसे कुछ होते हैं। उन तत्वों को किसमें कभी मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, कुछ नया पदार्थ बनता है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में आपने सुना होगा। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दो अलग अलग परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन जिसमें दो पदार्थ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं। यानी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बन जाता है। जो चीज मुख्य रूप से होती है वो नहीं रहती, बल्कि कोई दूसरी चीज बन जाती है। उसका मतलब होता है तो बच्चों वो है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है हमारा साइंस का, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम बच्चों पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में। यानी जीव जंतुओं का शरीर जो है उसके अंदर क्या क्या अंग वगैरह जो भी चीजें सारी आती है वो चीजें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यूनिवर्स में जो भी चीजें मोटे तौर पर हमें दिखाई देती है उनके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो कि आज हम फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस पार्ट का नाम होगा बच्चों, पार्ट 10 पार्ट है। पार्ट 10, उस पार्ट का नाम होगा प्रकाश। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो बच्चों, सबसे पहले प्रकाश, ये पूरा पार्ट प्रकाश के ऊपर डिपेंड है। तो प्रकाश के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हमें प्रकाश के बारे में ही मालूम नहीं है तो हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में क्या समझेंगे? ठीक है। तो हमें प्रकाश के बारे में जानना जरूरी है। प्रकाश, प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। परावर्तन रिफ्लेक्शन और अपवर्तन रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? ध्यान लगा के सुनिए और देखिए। अब देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले मोटे तौर पर बता देता हूं कि एक ऐसी ऊर्जा जिसकी वजह से हम यूनिवर्स को देख सकते हैं, यानी सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। पूरी पृथ्वी या इस पर जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सारी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। यानी प्रकाश अगर नहीं होगा
तो जीवन नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लो मैं भी आंखें बंद कर लूँ ऐसे, तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देगी? क्या नहीं दिखाई देगी। सबका शायद यही जवाब होगा कि आंखें बंद करने के बाद में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। कारण? क्योंकि आंखों के अंदर कोई प्रकाश नहीं होता, इसलिए तो नहीं दिखाई देती है। हम जैसे आंखें खोलते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब मान लो रात के अंदर हमें कहीं दूर पे किसी वस्तु को देखना होता है, तो क्या दिखाई देती है? क्या शायद नहीं। ठीक है, तो प्रकाश है तो ही हमें वस्तुएं दिखाई देगी, और प्रकाश नहीं है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा जो हमें वस्तुओं के देखने में सहायता करती है। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यानी प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे वस्तुएं हमें कैसे दिखती है? प्रकाश तो है, लेकिन वस्तुएं दिखती है कैसे दिखती है? क्या कारण है कि प्रकाश आते पहले, या प्रकाश किसी रात के अंदर हम जब किसी भी वस्तु के ऊपर टॉर्च डाल देते हैं तो टॉर्च से के उजाले से हमें वस्तु दिखाई देती है, या फिर दिन के अंदर जैसे सूर्य निकलता है सारी वस्तुएं हमें धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। क्या कारण है कि हमें वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है? होगा कुछ देख तो चलो। अब ये वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती है कि एक चीज तुम्हारे को सरासर यहीं पे नजर आ रही होगी कि जो प्रकाश बोर्ड पे पड़ रहा है, बोर्ड से तुम्हारी आंखों के अंदर जा रहा होगा। यानी कि तुम अभी मोबाइल चालू करके वीडियो देख रहे होंगे, और वीडियो का जो प्रकाश है, तुम्हारे फोन का जो प्रकाश है, तुम्हारी आंखों के अंदर दृष्टिगोचर हो रहा होगा। यानी प्रकाश का परावर्तन होना। क्या होना बच्चों? प्रकाश का परावर्तन होना। यानी कोई भी प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर वापस हमारी आंखों में आके गिरता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी वस्तुएं दिखाई देने का कारण भी क्या है बच्चों? प्रकाश और परावर्तन दोनों की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब प्रकाश यानी प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? प्रकाश के बारे में हमने देखा, ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है। ये एक थोड़ा लंबा पार्ट हो जाता है बच्चों समझाने के लिए, तो लगभग 11th-12th क्लास के अंदर तुम ये चीजें सीख जाओगे साइंस सब्जेक्ट के अंदर, कि जो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार है। तो ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण भी है, जिसे समझने के लिए थोड़ा हाई लेवल का पार्ट है ये। तो अब अभी हम प्रकाश के गुणों के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, मनुष्य चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है। चाहे वो गुण बुरा हो या चाहे अच्छा हो, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, तो प्रकाश है तो प्रकाश के भी बेचारे का कुछ ना कुछ गुण होते होंगे। देख लेते हैं क्या क्या गुण होते हैं। प्रकाश का सबसे पहला गुण होता है, जो शायद सभी जानते होंगे, कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा की गति करता है, स्ट्रेट, सीधा। कभी ऐसे आड़ी टेढ़ी रेखा में प्रकाश को जाता हुआ देखा है क्या? शायद नहीं देखा होगा। रात के अंदर अगर टॉर्च को भी हम देखें तो एकदम स्ट्रेट उसका जो है फोकस जाता है, तो कभी भी प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं जाएगा। यानी उदाहरण के लिए हम देखना चाहें तो एकदम सीधी नली लेंगे, हम सीधी नली से प्रकाश को यानी ऐसे देखेंगे, किसी मोमबत्ती को जला लेंगे दूर पे और ऐसे देखेंगे तो वो मोमबत्ती हमें दिखाई देगी, यानी उसकी ज्वाला जो है हमें दिखाई देगी। लेकिन मान लो हमने एक ऐसा पाइप ले लिया ऐसे 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 टेढ़ा हो रहा है, उस टेढ़े पाइप से क्या हम मोमबत्ती के लो को देखेंगे तो दिखाई देगी? क्या नहीं दिखाई देगी। इससे हमें यही ज्ञात होता है कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गति करता है। यानी जो प्रकाश है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएगा, सीधा, ना कि ऐसे ऐसे डगमगाता हुआ। ऐसे नहीं जाएगा भाई। हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज कि प्रकाश कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, सीधी रेखा में ही जाता है।
तो प्रकाश का पहला गुण क्या हो गया बच्चों? प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं शायद समझ में आ गया होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोर्ड पे मेरी छाया बन रही है, यहीं पे प्रैक्टिकल शायद दिख रहा हो। तो प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यानी लिख लेते हैं पहले, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अब इसके प्रैक्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है, सब देखते आ रहे हैं बचपन से। यानी कि जैसे हमने कोई टॉर्च जलाया, उसके आड़े कोई अगर वस्तु रख दी हमने अपारदर्शी वस्तु, तो जब प्रकाश आगे जाएगा ही नहीं, छाया बन जाएगी वहीं पे, काली काली ब्लैक ब्लैक। बनती है कि नहीं बनती? बनती है, सब जानते हैं। जैसे मेरी बन रही है अभी, इधर बल्ब जल रहा है, इससे बल्ब से तो प्रकाश आ रहा है, मेरी छाया इसके ऊपर बन रही है। तो यानी मैं एक अपारदर्शी वस्तु है। यानी यहाँ पे हम जो गाड़ियों के आगे शीशा लगा होता है, जिससे ड्राइवर आर पार देखता है, उस शीशे को लाके रखते हैं, तो ऐसी गहरी छाया नहीं बनती है, तीक्ष्ण छाया नहीं बनती। प्रकाश उसके आर पार चला जाता है। इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे कि प्रकाश उसके आर पार चला जा रहा है तो कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है उसमें प्रकाश का। इसके बारे में भी हम आगे पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर अपारदर्शी वस्तु हम प्रकाश के सामने रख देते हैं तो वो उसकी तीक्ष्ण छाया, गहरी छाया बनाता है। अगली बात, 2 गुण हो गए। तीसरा गुण हम देखते हैं। तीसरा गुण ये है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहले बताया था मैंने आपको, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश जो है एक तरंग की भांति कार्य करता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी निर्वात के अंदर भी प्रकाश गमन कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फिक्स जगह है वहीं पे प्रकाश गमन करेगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश किसी भी जगह पे गमन कर सकता है, चाहे माध्यम निर्वात हो, चाहे हवा हो, कोई सा भी माध्यम हो, प्रकाश गमन कर सकता है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 1 नंबर का बनता है इस पाठ से शुरुआत में। वो प्रश्न ये है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? शायद बहुत से जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ लिया है और जिनको याद है, थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उनको पता है कि प्रकाश की जो है निर्वात में चाल कितनी होती है। सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ये चीज कंफर्म अपने दिमाग में बिठा लेना कि प्रकाश की चाल जो है कहाँ सबसे अधिक होती है? निर्वात में। ठीक है, और कितनी होती है देखते हैं। प्रकाश की
चाल निर्वात में सबसे अधिक, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पता चल गया होगा कितनी होती है। बहुत अच्छा और शानदार प्रश्न बनता है ये कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, बताइए। शायद कोई ही ऐसा होगा जो ना बता पाए। सबको ये अपने दिमाग में बिठा लेना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है ये तो सबको पता चल ही गया है कि वे कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। अपने पास से कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई बाइक गुजर जाती है जिसका हमें जल्दी से पता नहीं चलता है, फिर भी पता चलता है, चलता तो आभास होता है। जैसे मान लो कोई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल के कोई बाइक निकल रही है अपने पास से, तो हमें पता चलेगा, जैसे ऐसे करके देख लेंगे तो हाँ निकल गई बाइक। लेकिन मान लो ये जो रेसर होते हैं, बड़े बड़े रेसर होते हैं जहाँ पे रेस लगाई जाती है गाड़ियों के बीच में, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी कुछ गाड़ियां होती है, उन गाड़ियों में जब रेस लगाई जाती है तो 250-300 किलोमीटर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलती है। वो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलती है, तो सोचो हमें पता चल पाएगा क्या जल्दी से कि गाड़ी कौन सी रफ्तार से कितनी जल्दी से निकल गई अपने सामने से। जब 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही होती है तो सब निकल गए, पता ही नहीं चला बिल्कुल, जैसे कोई हवाई जहाज गया हो। बैठे नहीं है शायद हवाई जहाज में हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं ना, सोच तो सकते हैं कि हवाई जहाज कितना जल्दी चलता होगा। तब तो हम सोचते हैं 1 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, 2 घंटे में यहाँ से वहां पहुंच गए, पहुंचते हैं भाई, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी। खैर समझ लो कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी तुम्हारे मन के अंदर कुछ डाउट रह जाते रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है भला? सीधे सीधे बेचारे प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, उसके गुण के बारे में भी सीख लिया था। अब ये कौन सी बला आ गई भाई प्रकाश का परावर्तन? बहुत सीधी चीज है, बहुत सीधी, बिल्कुल भी फिजिक्स कठिन नहीं है कहीं पे भी। इस बात की पूरी गारंटी है कि तुम्हें बिल्कुल 100% फिजिक्स समझ में आएगी। वो कैसे समझ में आएगी, या पढ़ोगे तब। सही बात है। चलो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो पहले मैं बता दूं तुम्हारे को कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आपतित होती है और किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आता है? नहीं आया? करके देखते हैं। बहुत बड़ी भाषा है, बड़ी तो है लेकिन डिटेल में समझाया है। शॉर्ट में देखना चाहिए तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वह अपनी दिशा बदल लेती है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या जब किसी उच्च कोटि के पोर्टलिस किए हुए दर्पण पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो गई थी, यही प्रकाश का परावर्तन है। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि मान लो जैसे ये कोई दर्पण है और इसके इस तरफ हमने पॉलिश कर रखी है, ये एक समतल दर्पण है और इसके तरफ एक तरफ हमने पॉलिश कर दी है, ठीक है। ये है अपना समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, इधर पॉलिश किया हुआ है और इधर इसका
वो भाग है जिस भाग में परावर्तन होगा। ठीक, देखो जैसे ही हमने मान लो कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर डाली, ये प्रकाश की किरण मैंने एक यहाँ पे डाल दी मान लो, सीधी आ गई। ठीक है, जैसे ही ये प्रकाश की किरण हमने यहाँ डाली और ये परावर्तित होकर के इधर से इसकी दिशा चेंज होकर के वापस इसी माध्यम में चली जाएगी। यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी अंग्रेजी में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने कोई प्रकाश की किरण इस कांच के ऊपर डाली, दर्पण के ऊपर डाली, और जैसे डालने के बाद में ये इसके प्रकाश के ऊपर, इस दर्पण के ऊपर पड़ी और इसने अपनी दिशा चेंज कर ली, यानी वापस उसी माध्यम में लौट गई। ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी शायद। तो आगे देखते हैं। तो अब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम होंगे। अब प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम है समझ लेते हैं। जब हम समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे देखना बच्चों, ये कोई समतल दर्पण है अपने पास। ठीक है, ये रहा समतल दर्पण। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण डालेंगे। क्या करना है? हमें इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण डालनी है। ये लो डाल देते हैं। ये हमने एक प्रकाश की किरण डाली। अब हमें पता है कि जैसे ही हम समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण डालते हैं तो वह परावर्तित हो जाती है, अपनी दिशा चेंज कर लेती है उसी माध्यम के अंदर, तो ये वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी अपनी दिशा चेंज करके। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि प्रकाश किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है, यानी प्रकाश की किरण आ किधर से रही है और जा किधर रही है। अगर ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइनें खींच दोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, या फिर जो एग्जामिनर है, जांच करने वाला कॉपी की या प्रश्न को जो चेक कर रहा है, उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सी किरण किधर से आ रही है और किधर जा रही है। तो एरो के निशान लगाना हमेशा भूलना मत। ये लगा दिया एरो का निशान। ये प्रकाश की किरण आई और इधर चली गई। अब हम यहां पे अभिलंब खींचेंगे। जैसे यानी जिस जगह पे ये दोनों किरणें परावर्तित हो रही है, जिस जगह पे ये दोनों किरणें या फिर मिल रही है, एक बिंदु पे मिलती हुई दिख रही है अपने को, कि जहां ये दोनों किरणें मिल रही है वहां पे हम एक अभिलंब खींच देंगे, मान लेंगे। ये एक सिर्फ मानना है, वास्तव में होता तो नहीं है, मानना है। ठीक, अब मान लिया हमने ये यहाँ पर एक अभिलंब है, यहाँ पे हमने कोई प्रकाश की किरण डाली और वो प्रकाश की किरण इस माध्यम में लौट गई। ये होगी, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, क्योंकि ये आ रही है, आपतित किरण हो गई। अब हम ये जो किरण है इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। दो किरणें हो गई अपने पास, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और एक जो चीज रह गई वो ये है अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। अब को यहाँ पे तीन चीजें दिख रही होगी दर्पण के ऊपर, कि आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है। क्लियर है? अब देखो, ये जो किरण आ रही है उस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अब जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? कोण। ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे? आई। समझना आगे। और ये जो वापस किरण जा रही है यानी परावर्तित किरण है, इसके और अभिलंब के मध्य एक कोण बनेगा। इस कोण को हम नाम देंगे कोण R।
इस कोण को हम नाम देंगे कोण आर। यानी जिस तरफ से किरण आ रही है आई, आ से आई, आपतित किरण आई, ठीक है, जो कोण बना आई। और परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बन रहा है वो कोण होगा आर। अब इनका नाम क्या होगा भाई? हमने इसको ये नाम दिया है कि इसको कोण आई बोल दिया, इसको कोण आर बोल दिया, लेकिन इसके नाम, इनके नाम क्या है वास्तव में? ठीक, इसे हम बोलेंगे जो कोण आई है उस कोण आई को हम बोलेंगे आपतन कोण। जो कोण आई है उस कोण आई को हम बोलेंगे आपतन कोण। अब कौन सा बचा? स्वाभाविक आर ही बचा होगा। आर को क्या बोलेंगे? कोण आर। अब ये जो कोण आर बचा है इस कोण आर को हम बोलेंगे परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित हो रही है किरण। आपतित किरण ने जो कोण बनाया है उसे हमने बोल दिया आपतन कोण। और यहाँ पे जब किरण परावर्तित हो रही है वहां पे जो कोण आर बन रहा है इसको हमने बोल दिया परावर्तन कोण। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है ज्यादा। इसमें देख लो, ये किरण आई, इसने अभिलंब और ये किरण के मध्य जो कोण बना इस कोण को हमने बोल दिया आपतन कोण आई। और ये जो कोण बना है यहाँ पे अभिलंब और ये परावर्तित किरण के मध्य, इसको हमने बोल दिया कोण आर, परावर्तन कोण। समझ में आ गया होगा? क्लियर होगा मेरे हिसाब से डाउट तुम्हारा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे ये हो गया हमारा मामला क्लियर। अब इसके दो नियम हैं, समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम। अब वो कौन कौन से आते हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हमें सब कोई भी चीज हो रही होती है, सांस चढ़ जाए तो उसके नियम जरूर होते हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, लेकिन थोड़े तो होते हैं ना, कुछ नियम तो होते ही हैं हर चीज के। हम जैसे स्कूल में भी पढ़ते हैं तो स्कूल में भी हर तरीके के कुछ न कुछ नियम होते हैं और नियमों का पालन करना हमारे लिए जरूरी है। अभी जरूरी नहीं है कि केवल स्टूडेंट्स के लिए नियम होते हैं, स्टूडेंट्स के अलावा जो टीचर पढ़ाते हैं टीचर के लिए भी नियम होते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में नियम होना जरूरी है। तो देखो, अब जो हमारा परावर्तन है उसके क्या क्या नियम। पहला नियम, पहले मैं यहाँ पे तुम्हारे को एक चित्र बना के बता देता हूँ। चलो पहले नियम लिख लेते हैं फिर चित्र बनाएंगे। पहला नियम लिख लेते हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। यानी पहले दूसरा भी लिख लेते हैं फिर समझते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में
स्थित होते हैं। कैसे? थकान तो होती है ना। देखो ये हमारा दर्पण था, इसके नीचे पॉलिश हो रही है, ठीक है। अब ये हमारा अभिलंब था, ठीक है। अभिलंब के सापेक्ष हमने एक प्रकाश की किरण ऐसे डाली थी, यहाँ आई थी और यहाँ से इधर चली गई थी। ये निशान लगा दिया हमने कि किरण किधर से आ रही है और किधर जा रही है। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ये हम पहले देख चुके हैं कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। फिर भी एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। यानी जो किरण आ रही है वो आपतित किरण और जो जा रही है वो परावर्तित किरण। अब आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं। कैसे? ये है एक समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल दर्पण, जिससे जो अभिलंब है, जो अभिलंब है, ये अभिलंब ये दोनों किरणों को बराबर भागों में बांट रहा है। यानी ये अभिलंब जो हमने खींचा है उसके इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। ये नियम है, दोनों कोण बराबर होंगे। यानी अभिलंब के जो आपतित किरण वाला जो कोण है यानी कोण I और ये इधर वाला ये कोण R, दोनों बराबर होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, या फिर ये मैंने जो लिखा है उस हिसाब से बता देता हूं मैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, ये रहा यहाँ पे आपतन बिंदु। इस पर जो ये अभिलंब हमने खींचा है ये अभिलंब, और परावर्तित किरण यानी जो किरण निकल के जा रही है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये कंफर्म अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। ये दो नियम हैं, गलत सलत मत कर देना। पहला नियम है कि कोण I तथा कोण R बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरी बात, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीन कोण कौन? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।